हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अंदर, जो कि आपका इसमें दो टॉपिक में कवर कर रहा हूँ छोटा छोटा सा। एक छोटा सा टॉपिक आपका यहाँ पे वीडियो के सामने में आपको फ्रंट पेज पे नज़र ही आ रहा होगा, जैसा कि आपने थंबनेल पे ऑलरेडी देख लिया होगा, बट फिर भी मैं आपको एक बार इंट्रो दे देता हूँ। एमसीक्यू ऑन ज्वाइनिंग टाइम। आपको जो गवर्नमेंट जॉब अगर आप किसी का लगते हो, आप सेलेक्टेड होते हो, तो आपको एक टाइम दिया जाता है, इतने पीरियड में आपको ज्वाइन कर लेना है। उसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज़ हैं। एंड फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आपका पेंशन के रिगार्डिंग है। ठीक है, जो लोग रिटायर करते हैं और जो लोग के पेंशन्स बनते हैं, उससे भी क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिले थे इस बार के पेपर में। एक दो कुछ काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट 3 से 4 या 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले ही थे जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो उस वो भी कर लेना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उस पहले हम ज्वाइनिंग टाइम को कर लेंगे। जस्ट ज्वाइनिंग टाइम वाले क्वेश्चन ख़त्म होंगे तो सेम वीडियो में हमारा जो नीचे हमारा पीडीएफ में एडेड है वो हमारा पेंशन्स को रिलेटेड है। ठीक है, इसके पूरे क्वेश्चंस के बाद इनका आंसर्स भी एडेड है, तो आपको पीडीएफ तो वैसे भी मिल ही जाएगा, तो आप उसके बाद देख लेना। ठीक है, मैं अभी आंसर ऐसे बताते चलूँगा, जब वीडियो अपलोड होगी तो आपको पीडीएफ उसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखो, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइनिंग टाइम इज़ द टाइम अलाउड टू ज्वाइन। मतलब ज्वाइनिंग टाइम जो है वो क्या टाइम है ज्वाइन करने का। अ पावर ऑन न्यू अपॉइंटमेंट, अ न्यू पोस्ट ऑन प्रमोशन, ड्यूटी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम सिक लीव, अ पोस्ट ऑन ट्रांसफ़र इन पब्लिक इंटरेस्ट। एक कोई पोस्ट है जो आपको पब्लिक इंटरेस्ट में आपको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, मतलब आप ज्वाइन कर रहे हो। वो जनरली हम काम किसके लिए करते हैं, हम तो पब्लिक के लिए ही काम करते हैं ना, तो उसको कहा गया है अ पोस्ट ऑन ट्रांसफ़र इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अ पोस्ट ऑफ ट्रांसफ़र इन पब्लिक इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ज्वाइनिंग टाइम इज़ नॉट अलाउड इन केस ऑफ। किस केस में ज्वाइनिंग टाइम अलाउड नहीं किया जाएगा। टेम्प्ररी ट्रांसफ़र फॉर ए पीरियड अप टू 180 डेज़, टेम्प्ररी ट्रांसफ़र फॉर ए पीरियड मोर देन 180 डेज़, परमानेंट ट्रांसफ़र, या ऑल द एबव। तो इसमें जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टेम्प्ररी ट्रांसफ़र फॉर ए पीरियड ऑफ 180 डेज़। मतलब ज्वाइनिंग टाइम तब आपको अलाउ नहीं किया जाएगा जब आपका टेम्प्ररी ट्रांसफ़र होता है 180 दिन तक का, तब आपको ज्वाइनिंग टाइम नहीं अलाउ किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। वो कहता है, अंडर सीसीएस सेंट्रल सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम रूल, मिनिमम ज्वाइनिंग टाइम अलाउेबल इज़। कितना दिन जो है मिनिमम टाइम आपको अलाउ होता है सीसीएस के अंदर, वो मिनिमम ज्वाइनिंग टाइम कितना आपको अलाउ किया जाता है। 10 दिन, 12 दिन, 1 दिन या 15 दिन मिनिमम आपको बोल रहा है। तो मिनिमम आपको एक टाइम पीरियड मैक्सिमम दिया जाता है कि आपको इतने दिन के अंदर ज्वाइन कर लेना है, बट ये तो नहीं कहा जाता कि इतने दिन बाद ही कीजिएगा। ठीक है, उसमें आपका मिनिमम डे हमेशा 1 हो जाएगा। 1 डे में आप ज्वाइन कर सकते हो, आपका मर्जी है। आपको आज ज्वाइनिंग लेटर आया, कल से अगर आपको 1 महीने तक का समय है तो आप कल के कल जाके ज्वाइन कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इन केस ऑफ एयर ट्रैवल मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम अवेलेबल इज़। अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हो और आपको मैक्सिमम डेज़ जो है वो कितने दिए जाएंगे ज्वाइन करने के लिए, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन या 7 दिन। तो आपको मैक्सिमम डेज़ कितने दिए जाएंगे, 12 डेज़। आपको उस केस में 12 दिन दिया जाएगा ज्वाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन हॉलीडेज फॉलोज joining time, the normal joining time is deemed to be extended by such holidays. True or false? True, but the number of holidays शुड नॉट एक्सीड 2 डेज़। अब इसमें 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, क्या 5वां ऑप्शन भी है, क्या चौथा ऑप्शन, अच्छा नन ऑफ दीज भी दे रखा है आपको एंड में। तो इसमें कह रहा है कि अगर कोई हॉलीडे है, ज्वाइनिंग टाइम कोई हॉलीडे फॉलो करता है आपके ज्वाइनिंग डे, मतलब ज्वाइनिंग टाइम है आपका और उसके नेक्स्ट डे अगर हॉलीडे है, तो नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम क्या एक्सटेंड होगा सच हॉलीडेज़ उस केस में। तो बिल्कुल हाँ होगा, ये बिल्कुल ही सही बात है। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ़ द ऑफिशियल इज रिलाइव्ड of old post in the afternoon of a day, the joining time commence from option A same day, next day, the next working day, और none of the above। तो इस केस में आपका क्या होगा, नेक्स्ट डे माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7,
हेड ऑफ डिपार्टमेंट में ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम अप टू, हेड डिपार्टमेंट में ग्रांट एक्सटेंशन, आपको कितने दिन तक ग्रांट किया जा सकता है एक्सटेंशन, मतलब किसी केस से आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक्सटेंशन कितने दिन का दे दिया जा सकता है, 15 दिन का, 30 दिन का, 45 दिन का या 60 दिन का। तो ये हो जाएगा, आपको मैक्सिमम दिया जा सकता है 30 डे का, 30 डे का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, ज्वाइनिंग टाइम कैनॉट बी कंबाइंड विथ, ज्वाइनिंग टाइम जो है किसके साथ कंबाइंड नहीं किया जा सकता है, अर्न लीव के साथ, कैजुअल लीव के साथ, सिक लीव के साथ या कम्यूटेड लीव के साथ। तो ये किसके साथ नहीं किया जा सकता है, आपका सिक लीव के साथ इसको कंबाइंड नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका ट्रू फॉल्स का एक क्वेश्चन है। इन केस ऑफ टेम्पररी ट्रांसफ़र फॉर पीरियड ऑफ up to 180 days only actual tran time as in case of journey on 2 can be allowed। तो ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा, मतलब एक अगर आपका केस है टेम्पररी ट्रांसफ़र का जो आपको 180 डेज़ के अंडर का है, तो क्या जो एक्चुअल टाइम होगा एज इन केस ऑफ जर्नी और टूर क्या अलाउ किया जाएगा, तो बिल्कुल हाँ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्वेश्चन थे हमारे इससे। इन केस ऑफ ट्रांसफ़र एट ओन रिक्वेस्ट ज्वाइनिंग टाइम इज़ एडमिसिबल फॉर द एक्चुअल ट्रांसिट टाइम, ट्रू और फॉल्स। देखो, अगर आपको ओन रिक्वेस्ट पे ट्रांसफ़र कराना है, इन आपके खुद के रिक्वेस्ट से ट्रांसफ़र कराने का, तो क्या ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल फॉर द एक्चुअल ट्रांसिट टाइम, तो नहीं, ये आपका गलत होगा, ये आपका क्या होगा जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये रहे आपके 1 to 10 के आंसर यहाँ दे रखे हैं। जब आपको PDF मिल जाए तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, अदरवाइज़ PDF से भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसी में है वो क्या है आपका देख लो, वो है हमारा MCQ ऑन प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन। पेंशन जो बनता है उसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 1972 केम इनटू फोर्स, कब से आया था आपका, 1 जनवरी 1972, 1 मार्च 1972, 1 जून 1972, 1 जुलाई 1972। तो कब आया था, 1 जून 1972 को ये आया था। सेकेंड नंबर, a government servant seeking voluntary retirement is required under Rule 48 a go with the appointing authority a notice of, क्या देके जा सकता है, कब, कम से कम कितने दिन का, एटलीस्ट 1 मंथ, एटलीस्ट 2 मंथ, एटलीस्ट 3 मंथ्स या एटलीस्ट 6 मंथ। तो कम से कम आपको कितने का देना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 मंथ्स का, ठीक है। वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि आपका एज पूरा नहीं हो रहा बट आप फिर भी लेना चाह रहे हो, तो वो चीज़ होता है आपको उसके तीन महीने के, मतलब जब आपको प्लान कर रहे हो आप, तो आपको 3 मंथ्स पहले आपको बताना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एन एम्प्लॉय सीकिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कैनॉट अवेल लीव टू हिज क्रेडिट कंकरेंटली विथ द नोटिस पीरियड। मतलब अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए जा रहे हो तो वो अपना लीव जो है क्रेडिट कंकरेंटली मतलब अवेल नहीं कर सकता है उस नोटिस पीरियड के दौरान। तो क्या है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, ठीक है, वो कर सकता है। एट प्रेजेंट द नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस रूल 48 इफ़ he has attained the age of 55 years, he has rendered at least 20 years of qualifying service, he has rendered at least 30 year of qualifying service, he has rendered at least 35 year of qualifying service। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें देखो आपका पहला कह रहा है कि he has attained age of 55, मतलब 55 साल उनका हो चुका है। दूसरा कह रहा है कम से कम 20 साल उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है अपने सर्विस, मतलब 20 साल उन्होंने अपने सर्विस को पूरा कर लिया है। और तीसरा कह रहा है कि 30 साल कर लिया है। और चौथा कह रहा है कि 35 साल। तो इसमें जो ऑप्शन सी है हमारा, ऑप्शन सी जो है कि कह रहा है कि ही हैज़ रेंडर्ड एटलीस्ट 30 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, ये हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, CCS पेंशन रूल 1972 आर एप्लीकेबल टू एम्प्लॉय हु ज्वाइन गवर्नमेंट सर्विस ऑन और बिफोर, मतलब उन पे इम्प्लाई करेगा जो उसके बाद उसके पहले ज्वाइन कर लिए हैं ऑन और बिफोर। तो डेट आपका दे रखा है 31/12/2003, 31/12/2004, 31/12/2005 या 31/12/2006। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 31/12/2003। Question number 6, the qualifying service of an employee who opts for voluntary retirement after completion of 30 years of service shall increased by, देखो
उसमें क्या है कि क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय, एक क्वालिफाइंग मतलब एक सर्विस एम्प्लॉय उसका इंक्रीज़ हो जाएगा अगर वो वॉलंटरी एप्लीटेड कम 30 साल के अपना ड्यूटी 30 साल कंप्लीट कर लेता है, फिर भी अगर उसका एज बचता है तब उसका इंक्रीज़ कर दिया जाएगा कितने साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से या 5 साल से। तो किया जाएगा कितने से, 3 ईयर्स से। क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। 7 में कह रहा है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग पेंशन इनरोलमेंट्स इंक्लूड ए बेसिक पे। हाँ, ये यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन है। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग पेंशन इनरोलमेंट्स इंक्लूड मतलब एक पेंशन कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या इंक्लूड इसमें होता है। बेसिक पे प्लस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, बेसिक पे प्लस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस प्लस डियरनेस अलाउंस। तो क्या क्या होता है इसमें, आपका होता है बेसिक पे प्लस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी इन एलिमेंट्स इंक्लूड मतलब ग्रेचुटी कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या इंक्लूड होगा। बेसिक पे होगा, बेसिक पे प्लस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस होगा, बेसिक पे प्लस डियरेंस अलाउंस होगा, या बेसिक पे प्लस डियरेंस अलाउंस प्लस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, डी इसमें बिल्कुल ही सही है, बेसिक पे प्लस डियरेंस अलाउंस प्लस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, डियरेंस अलाउंस इज़ टू बी कंसिडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, डीए जो है वो किस चीज़ के कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड किया जाता है। पेंशन, कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, ग्रेचुटी या फैमिली पेंशन। तो किस चीज़ के लिए किया जाता है, आपका ग्रेचुटी के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, interest at the rate applicable for GPF deposit shall be paid if the payment of gratuity is delayed beyond the date of retirement by dash मंथ। यहाँ पे आपको फिलअप करना है 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ या 12 मंथ। तो इसका होता है आपका 3 मंथ। ठीक है, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस एंड होते हैं। यहाँ पे इसका आपका आंसर दे रखा है पेंशन रूल्स का। तो 10 इंपॉर्टेंट पेंशन रूल के क्वेश्चन देखे हमने क्या क्या देखा इस वीडियो में, आपका ज्वाइनिंग टाइम को लेके देखा, ज्वाइनिंग टाइम को, फिर देखा हमने पेंशन रिलेटेड, यहाँ से हमने 10 क्वेश्चंस देखे, यहाँ से हमने 10 क्वेश्चन देखे। तो हमने 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली हमें देख लिए इस टॉपिक से। मतलब एक वीडियो में आपके 2 टॉपिक कवर हो गए। ज़्यादा क्वेश्चंस इन 2 टॉपिक से बनते नहीं हैं, जो भी बन सकते थे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस बेसिस पे आपको करा दिए गए हैं। बाकी क्वेश्चन बनने को तो काफ़ी सारे बन सकते हैं, तो उसका कोई मतलब है नहीं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगता है कि क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इसके रिगार्डिंग, मतलब ये जो ऑप्शंस हैं, कभी आपको ये दे दिया जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा, कभी आपको ये दिया रहेगा, ये पूछा जाएगा, तो इनके रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले नए वीडियो में।